नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो आज जब अपने संविधान के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि संविधान कैसे बना था, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान के भाग कितने हैं, अनुसूचियां कितनी हैं, जब एक अपने उसका परिचय देख चुके हैं और साथ में ये भी देख चुके हैं कि भारत की शासन व्यवस्था जो है उसका बड़ा बड़ा स्वरूप अपने देख चुके हैं, उससे संबंधित शब्दावली जो है उसका अध्ययन कर चुके हैं, तो अपने अगला टॉपिक शुरू करते हैं। और जो अगला टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना, या जिसको अपने उद्देशिका भी कहते हैं। तो ये संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका होती क्या है, पहले तो ये समझते हैं। फिर इसके अंदर जो शब्दावली प्रयोग में ली गई है उस शब्दावली के बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि इस उद्देशिका का अर्थ क्या है, या प्रस्तावना अपने कहते किसको हैं। तो देखो, प्रस्तावना समझने के लिए अगर अपने सामान्य भाषा में बात करें तो जब अपने बोर्ड की परीक्षाओं में निबंध लिखते थे 10वीं 12वीं के अंदर, हिंदी में अपने को ऐसे लिखने को कहा जाता, निबंध लिखने को कहा जाता था। तो अपने निबंध लिखने से पहले उसका एक परिचय देते थे 4-5 लाइनों का। कई लोग उसकी हेडिंग जो है वो प्रस्तावना भी डालते थे कि वो निबंध की प्रस्तावना है या निबंध का परिचय है। तो वहां पर उसका मतलब क्या होता है, वहां पर मतलब ये होता है कि अगर कोई आदमी जो है वह पूरा निबंध नहीं पढ़ना चाहता, वो इच्छुक नहीं है कि पूरा निबंध पढ़े, परंतु वह जानना चाहता है कि आपने किस विषय के बारे में लिखा है, आपके क्या विचार हैं, तो अगर वह प्रस्तावना पढ़ लेता है या वो परिचय वाली 4-5 लाइनें पढ़ लेता है तो उसको बड़ा बड़ा अनुमान हो जाता है कि आप आगे आने वाले निबंध के अंदर क्या कहने वाले हैं, किसके बारे में लिखने वाले हैं, आपका जो बिंदु है वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति भारत का पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाहता है, परंतु वह भारत के बारे में जानना चाहता है, भारत का स्वरूप जानना चाहता है, राजनीतिक स्वरूप जानना चाहता है, तो फिर उसको पूरा संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह केवल प्रस्तावना पढ़ सकता है। और प्रस्तावना से वह एक बड़ा बड़ा दृष्टिकोण विकसित कर सकता है कि संविधान के अंदर क्या लिखा गया है, संविधान किस बारे में बात करेगा, संविधान भारत को कैसा देश बनाना चाहता है, ये सारी बातें आपको पता चल जाती है अगर आप भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, पूरा संविधान पढ़े बिना ही। तो इसलिए जो प्रस्तावना होती है वो एक प्रकार से अपने कह सकते हैं कि संविधान का परिचय भी होती है, साथ में संविधान का सार भी होती है। दोनों ही चीजें हैं, परिचय भी है, सार भी है। सार इसलिए कि अगर आपने पूरे संविधान को नहीं पढ़ा, केवल इन बिंदुओं को पढ़ लिया तो भी आपको अनुमान लग गया, तो इसलिए सार भी है। तो परिचय और निष्कर्ष दोनों को मिलकर आपका प्रस्तावना बनता है। अगर सबसे पहले अपने बात करें कि प्रस्तावना कहां से ली गई है भारत की, तो देखो, वैसे तो जो प्रस्तावना का स्रोत है कि संविधान के अंदर प्रस्तावना होनी चाहिए, ये तो बात अपने सीखी है अमेरिका से। तो अमेरिका के संविधान से अपने ये सीखा कि संविधान के अंदर ऐसी कोई चीज होनी चाहिए। हालांकि प्रस्तावना के अंदर क्या लिखा जाना चाहिए, क्या नहीं लिखा जाना चाहिए, उससे अमेरिका का कोई संबंध नहीं है। अमेरिका से तो केवल अपने इतना सीखा है कि प्रस्तावना नाम की कोई चीज होनी चाहिए संविधान के अंदर, इसके बिना संविधान पूर्ण नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर अपने बात करें कि इसके शब्दों का स्रोत क्या है या इसकी शब्दावली जो है वो किससे प्रभावित है, तो इसकी शब्दावली साहब 2 चीजों से प्रभावित है। एक तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने इसके शब्दों या इसके जो कथन है उनका वर्णन देखने को मिलता है। दूसरा, इसके ऊपर जो प्रभाव है वो है भारत के उद्देश्य प्रस्ताव का। अगर आपको याद हो तो जब अपने संविधान सभा की काम करने की कार्य प्रणाली की बात कर रहे थे कि संविधान सभा ने कैसे कैसे काम किया था, तो आपने देखा था कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी को पारित कर दिया गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था कि हमारी बैठक का उद्देश्य क्या है, हम इकट्ठे क्यों हुए हैं, हम किन मूल्यों को आधार मानकर जो है संविधान का निर्माण करेंगे, संविधान की दिशा क्या होगी, ये सारी बातें इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर बताई गई थी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव से भारतीय प्रस्तावना की शब्दावली जो है वो प्रभावित होती है। साथ में कुछ प्रभाव जो वो आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी देखने को मिलता है, परंतु कि संविधान जो है उसके अंदर एक प्रस्तावना होगी, इस बात का सिद्धांत जो है वो कहां से लिया गया है, वो अमेरिका से लिया गया है। तो प्रस्तावना का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना की शब्दावली ऑस्ट्रेलिया और भारत के उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई है। तो ये तो है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना का स्रोत की बात आती है। अब इसके अंदर की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, इस बात के ऊपर अलग अलग विशेषज्ञ जो हैं उनकी अलग अलग राय है।
कोई इसको संविधान का परिचय पत्र कहता है, जैसे कि मैंने कहा कई लोग हो सकते हैं कि इसको संविधान का परिचय, जैसे निबंध का परिचय होते हैं वैसे परिचय पत्र भी कह सकते हैं, परंतु ये निष्कर्ष भी तो है, तो कई लोग इसको संविधान का निष्कर्ष कहते हैं। तो किस आदमी ने इसको क्या माना है यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि पंडित ठाकुरदास भार्गव ने, पंडित ठाकुरदास भार्गव, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, इसे संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर पेपर के अंदर अपने को पूछे कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो संविधान को प्रस्तावना को संविधान की आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। तो पंडित ठाकुरदास भार्गव के शब्दों में यह संविधान की आत्मा है। हालांकि अपने देखेंगे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा जो है वो अनुच्छेद 32 है। वैसे ही सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने, यह एक और विशेषज्ञ हैं, सर कृष्णा स्वामी अलादी अय्यर ने जो है इसे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। दीर्घकालिक सपनों का विचार की जो प्रस्तावना है वो हमारे दीर्घकालिक सपनों की बात करती है। कैसे कि प्रस्तावना के अंदर यही तो बताया गया है ना कि हमारा भारत राष्ट्र कैसा होगा, भारत देश कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसे होगा, उसकी शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। तो यही हमारे दीर्घकालिक सपने भी हैं। भारत को कैसा हम बनाना चाहते हैं वो हमारा दीर्घकालिक सपना है। और इसके बारे में अपने को जो अनुमान है वो कहां से लगता है, वो अपने को लगता है संविधान की प्रस्तावना से। इसी प्रकार जो है जो संविधान है, जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को अगर अपने बात करें तो जो अर्नेस्ट बार्कर है, अर्नेस्ट बार्कर एक बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, अंग्रेज राजनीति शास्त्र हैं। उन्होंने इसे, अर्नेस्ट बार्कर ने इसे संविधान का कुंजी नोट कहा है। संविधान का कुंजी नोट, संविधान का कुंजी नोट कहा है। कुंजी नोट क्या होता है? अपने जब पहले पढ़ते थे तो जिसको पूरी किताब नहीं पढ़नी होती थी या जिसको पूरी संजीव पासबुक नहीं पढ़नी होती थी वो कुंजी खरीद लेता था जिसके अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर होते थे। तो उसी प्रकार से इन्होंने इसी संदर्भ के अंदर जो है संविधान को कुंजी नोट कहा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है कि इसके अंदर संविधान के सारी बातों के जो है इंपॉर्टेंट चीजें सारी लिख दी गई है। तो ये संविधान की प्रस्तावना को इस प्रकार से जो है प्रस्तुत करते हैं। वैसे ही जो अपने अलग विशेषज्ञ रहे हैं, कुछ विशेषज्ञों ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा है, कुछ विशेषज्ञों ने इसे कुंजी नोट कहा है, किसी ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। के.एम. मुंशी ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। के.एम. मुंशी ने इसको भारत के भविष्य फल के बारे में बताया है। या संविधान का भविष्यफल, भविष्यफल या होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भविष्यफल कैसे कि देखो साहब प्रस्तावना ही तो बताता है कि भारत कहां पहुंचेगा, किस दिशा में जाएगा। ये बात कहां से स्पष्ट होती है, भारत को हम किस दिशा की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, यही बात तो प्रस्तावना में कही गई है। इसीलिए इसको हम जो है भारत का भविष्यफल भी कह सकते हैं। वैसे ही एक विद्वान और है जिनको अपने कहते हैं के.एम. पनिकर।
के.एम. पनिकर ने इसे संविधान का परिचय पत्र बताया है। संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड। तो इस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तावना का महत्व अलग अलग शब्दों में बताया है। किसी ने इसको संविधान का भविष्यफल कहा है, किसी ने इसको संविधान का परिचय पत्र कहा है, किसी ने इसको संविधान का कुंजी नोट कहा है। तो इसके लिए अलग अलग शब्दावली प्रयोग में ली गई है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि किस विद्वान ने कौन से शब्दों में इसकी व्याख्या की है। तो ये तो बात है दोस्तों की प्रस्तावना का महत्व क्या है, प्रस्तावना के बारे में अलग अलग विशेषज्ञों की राय क्या है। अब अपने शुरुआत करते हैं प्रस्तावना की। मैं प्रस्तावना के लिए आप लोगों से एक आग्रह करूंगा कि आप लोग पहले अपनी किताब के अंदर या जो गूगल के ऊपर अगर सर्च करेंगे भारतीय संविधान का प्रीएम्बल या प्रस्तावना, तो आपको वहां पर एक पैराग्राफ मिलेगा। एक बार उस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है इसको समझ पाएंगे। अगर अपने देखेंगे क्या लिखा हुआ उसमें, तो इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक पूर्ण प्रभुत्व संपन्न, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, हम भारत को एक प्रभुत्व संपन्न कौमा समाजवादी कौमा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा और राष्ट्र की एकता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता तथा राष्ट्र की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला
सुनिश्चित वाला सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ होकर दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में अपनी इस संविधान सभा में अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26/11/1949 को 26/11/1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और समर्पित करते हैं, आत्मसमर्पित करते हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। यहां पर देखने पर ये बहुत ही अजीब सी लग रही है, परंतु जब अपने शब्दावली के बारे में चर्चा कर लेंगे तो ये अपने लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। सबसे पहली चीज, हम भारत के लोग, हिंदी जैसे अपने पढ़ते हैं, उसके बाद कौमा, भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं। भारत को हम एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तो बनाना चाहते हैं, और तो राजनीतिक न्याय देने के लिए, व्यक्ति धर्म की स्वतंत्रता देने के लिए की गरिमा, एकता और अखंडता बढ़ाने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए 26/11/1949 को संविधान समर्पित करते हैं। तो पहली बात तो इससे एक बात स्पष्ट होती है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है। तो भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। तो भारत की जनता ने यह संविधान खुद को आत्मसात किया है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा, भारत के लोगों के लिए बनाया गया है। तो यह संविधान भारत के लोगों ने ही खुद को आत्मसमर्पित किया है, स्वयं बनाकर खुद के लिए बनाया है। कौन सी तारीख को बनाया है? 26/11/1949 को बनाया है। यह वही दिन है जब संविधान सभा के 284 सदस्यों ने इस संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए थे। हालांकि संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, अपने पीछे देख चुके हैं। इससे पहली बात है भारत के लोगों द्वारा बनाया गया है। पहली बात आपने क्या संविधान भारत के लोगों बनाया गया है। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, लोगों द्वारा बनाया गया है या संविधान भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है? पहली बात ये, तो देखो साहब, जो संविधान के थे वो, हालांकि पर यही विवाद आता है कि चूंकि संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वो प्रत्यक्ष तौर पर भारत की जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, उसके अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था और कुछ सदस्यों को वहां के राजाओं ने मनोनीत किया था। अपने ये जानते हैं सारी चीजें। तो इनका कहना यही है, जो विशेषज्ञ हैं, कि चूंकि भारत की जो संविधान सभा थी उसके सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा नहीं चुने गए थे, इसलिए आप उनको भारतीय जनता का प्रतिनिधि नहीं मान सकते। परंतु वास्तव में वो लोग भारत के प्रतिनिधि ही थे। हाँ, यह बात सत्य है कि उनके चुनाव की प्रक्रिया ज्यादा अच्छी हो सकती थी, परंतु हमारे नियंत्रण में उस समय कुछ नहीं था। हमारे तो जो उस समय वह ब्रिटिश रूल थे उनका ही अपने पालन किया था। उन्होंने कुछ ऐसी संरचना बना कर दी, हमें पालन करना पड़ा। हमारे हाथ में नियंत्रण नहीं था, हम स्वतंत्र देश नहीं थे। ठीक है, उद्देश्य यही था कि जो संविधान है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। इसीलिए संविधान के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई गई थी और संविधान के अंदर सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया था।
और उसके अंदर जो भी निर्णय लिए गए थे वो मतदान से लिए गए थे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लिए गए थे। ऐसा नहीं है कि कुछ मर्जी चली थी या पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ मर्जी चली थी या सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ मर्जी चली थी। जो भी बातें थी, कौन सी बातों का संलग्न किया जाएगा, कौन सी बातों को शामिल किया जाएगा, कौन सी बातों को किया जाएगा, ये सारी बातें जो है वह मतदान के द्वारा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम की गई थी। लोकतांत्रिक निर्णय का मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लोकतांत्रिक निर्णय का मतलब यही है कि दोस्त बैठे हो तो जिस तरफ तीन दोस्त कहते हैं कि अपने को घूमने चलना है, तो वो लोकतांत्रिक निर्णय है। परंतु अगर उन पांचों में से कोई एक आदमी कहता है कि घूमने चलना है और वो बाकियों को भी मजबूर करता है, तो ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। तो जब अपने बात कर लेते हैं कि अपनी प्रस्तावना के अंदर किस प्रकार से उसका क्या स्रोत है, कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो अब अपना जो काम बच जाता है वो बच जाता है प्रस्तावना के अंदर जो लक्ष्य रखे गए हैं कि हम भारत को कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उन लक्ष्यों के बारे में बात करना कि उनका मतलब क्या होता है। तो जो पहला लक्ष्य रखा गया वो रखा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का, कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होता क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। इसका मतलब होता है कि ऐसा राष्ट्र जो अपने निर्णय बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के बिना किसी बाहरी या आंतरिक दबाव के उससे अपने कहते हैं प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही स्वतंत्रता के अंदर भी होता है, इसी को अपनी स्वतंत्र राष्ट्र भी कहते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र एक अलग चीज होती है। स्वतंत्रता का मतलब है कि आप जो अपना शासक है वो स्वयं चुन रहे हैं, आपके ऊपर शासक जो है वो किसी दूसरे के द्वारा थोपा नहीं जा रहा है। वैसे ही स्वतंत्रता जिंदगी के अलग अलग आयामों की भी स्वतंत्रता हो सकती है। शासक चुनने की एक स्वतंत्रता है, वैसे ही आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है, विचारों की स्वतंत्रता हो सकती है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता हो सकती है। परंतु प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र आप तभी बन पाएंगे जब आप निर्णय स्वयं ले रहे हैं, ना कि आपके ऊपर किसी के द्वारा थोपे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पाकिस्तान वर्तमान के अंदर एक स्वतंत्र राष्ट्र है, परंतु वास्तविकता के अंदर जिस तरीके से वो चीन के अधीन रहकर कार्य करता है, चीन के द्वारा उसकी विदेश नीति तय की जाती है, चीन तय करता है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उससे उसकी स्वतंत्रता खतरे में नहीं आ रही है, उसकी संप्रभुता खतरे में आ रही है। तो संप्रभुता का मतलब है कि आप किसी दूसरी शक्ति या दूसरी किसी ताकत के अधीन रहकर कार्य नहीं कर रहे हैं, आप अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेते हैं। अब यहां पर यह भी प्रश्न उठता है कि क्या किसी क्षेत्र के पास अपना कोई संविधान है तो अपने उसको प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र कह सकते हैं क्या? उदाहरण के लिए जब अनुच्छेद 370 के अंदर बदलाव किया गया तो उससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान हुआ करता था, तो क्या आपने जम्मू कश्मीर को एक प्रभुत्व संपन्न क्षेत्र या प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र मान सकते हैं? नहीं। क्यों? तो फिर कौन से कारक होते हैं जो तय करते हैं कि आपको प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो आपकी जो संप्रभुता है वो दो चीजों से तय होती है। कौन सी दो चीजों से? एक आपकी विदेश नीति से, दूसरा सीमा की सुरक्षा करने के लिए आपके पास सेना। अगर आप अपनी विदेश नीति स्वयं तय कर रहे हैं कि आपको पाकिस्तान के संबंध रखने हैं या अमेरिका के साथ संबंध रखने हैं, रूस के साथ संबंध रखने हैं, किसी के साथ नहीं रखने हैं, तो आपको एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहा जाएगा। साथ में अगर आपके पास एक ऐसी सेना है जिससे आप अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आपको प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहा जाएगा। तो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र जो है वो इस प्रकार से अपने इसको समझ सकते हैं कि ये एक क्षेत्र है किसी राष्ट्र का। पहली बात तो अगर वो क्षेत्र जो राष्ट्र है वो प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुत राष्ट्र है, तो यह तय करेगा कि बाकी दुनिया के साथ मेरे क्या संबंध होंगे, कैसे संबंध होंगे, किससे मैं क्या लूंगा, किससे मैं क्या नहीं लूंगा, ये इस राष्ट्र के द्वारा स्वयं तय किया जाएगा, इसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। दूसरा, यह अपनी ये जो सीमा है इस सीमा की सुरक्षा करने के अंदर भी सक्षम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये सीमा की सुरक्षा नहीं कर पा रहा और राष्ट्र का क्षेत्र लगातार घटता जा रहा है, फिर ये विदेश नीति की बात ही कहां आई? क्योंकि ये लोग जो पहले यहां तक प्रवेश कर सकते थे अब यहां तक प्रवेश कर सकते हैं अपने आप ही। तो कोई भी देश की जो संप्रभुता होती है वो दो चीजों से तय होती है कि क्या वो राष्ट्र जो है वो स्वयं की सीमा को सुरक्षा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा।
दूसरा, क्या वो अपनी विदेश नीति स्वतंत्र तरीके से अपने राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखकर तय कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। भारत इन दोनों ही चीजों के अंदर सक्षम है। भारत की विदेश नीति अपने राष्ट्र हितों को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। साथ में भारत की सेना जो है उसने भारत की सीमा की सुरक्षा या सीमा की जो क्षेत्र है उसको बचाने के अंदर सफलता पाई है और आगे भी पाते रहेंगे। इस कारण से अपने भारत को एक संप्रभुत देश कह सकते हैं, प्रभुता संपन्न देश कह सकते हैं। अगर कल को चीन या पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सीमा के अंदर या भारतीय सीमा को पीछे धकेला जाता है, भारत को अपने क्षेत्र में कमी लानी पड़ती है, तो उससे भारत की संप्रभुता पर खतरा आएगा, भारत की स्वतंत्रता पर नहीं। तो अपने भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं जो दूसरे किसी शक्ति के अधीन नहीं रहकर स्वयं के निर्णय स्वयं ले। ठीक है, यह कहानी होती है प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की। जो बाकी बचे हुए आदर्श हैं, उन आदर्शों की बात अपने अगली क्लास में करेंगे कि भारत को कैसा राष्ट्र बनाने का सपना अपनी प्रस्तावना में दिखाया गया है। इस क्लास के लिए इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे।